कोरापुर नाम के गांव में कुसुमलता नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी पोती ज्योति के साथ रहती थी। ज्योति के माता पिता यानी कुसुमलता के बड़े बहू बेटे एक एक्सीडेंट में चल बसे थे और बूढ़ी माँ के छोटे बहू बेटे ने ज्योति को अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया था। उस कारण बूढ़ी माँ ने ही ज्योति की परवरिश की थी, लेकिन अब कुसुमलता बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी रहने लगी थी। ज्योति घरों में काम करती थी, जिससे उसका और उसकी दादी का गुजारा चल रहा था। एक दिन कुसुमलता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दादी, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर कुसुमलता की जांच करता है। बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है। ज्योति सोचती है, कहाँ से दादी के इलाज के लिए पैसे लाऊं। वह जिस घर में काम करती है उनसे पैसे मांगने जाती है। सेठ जी, दादी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके घर में काम करके सारा पैसा लौटा दूंगी। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। तुम्हारे जैसे बहुत आए जो पैसे ले जाते हैं और वापस मांगो तो उल्टा मुझे ही झूठा बताते हैं। सेठ जी, मैं वादा करती हूँ आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। मेरी दादी को इलाज की बहुत जरूरत है। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएंगी। मेरा उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सेठ कुछ देर सोचकर बोलता है, मैं तुम्हें एक चीज के बदले पैसे दे सकता हूँ। अगर तुम अपने घर के कागज मेरे पास रख दो तो जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगी तो मैं तुम्हें वो कागज लौटा दूंगा। ज्योति के पास सेठ की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है सेठ जी, मैं घर के कागज आपको दे दूंगी। अगले दिन ज्योति अपनी दादी से छुपकर वो कागज ले जाती है और सेठ को दे देती है। सेठ उसे कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से ज्योति अपनी दादी का इलाज कराती है तो कुछ ही दिनों में दादी की हालत में सुधार आ जाता है। एक दिन सेठ वो कागज लेकर कुसुमलता के घर आता है और कहता है, देखो कुसुमलता, तुम्हें यह घर खाली करना होगा। पर क्यों सेठ जी? क्योंकि तुम्हारी पोती ज्योति ने मुझसे पैसे लिए थे और 1 महीने में लौटाने का बोला था, परंतु अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है, पर एक पैसा भी वापस नहीं किया। उस हिसाब से अब ये घर मेरा हो चुका है। जल्दी से ये घर खाली करो। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके घर काम करके पैसा लौटाने का बोला था, 1 महीने के समय का वादा नहीं किया था। ये कागज देखो, इनमें साफ साफ 1 महीने का समय लिखा है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, ये घर जल्दी से खाली करो। बेटी, तूने ये क्या कर दिया? अब हम कहाँ जाएंगे? ज्योति अपनी दादी के साथ घर को छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते दोनों गांव से बहुत दूर एक जंगल में चली जाती हैं। दादी बहुत थक जाती है और उन दोनों को भूख और प्यास भी लगी होती है। ज्योति एक पेड़ के नीचे अपनी दादी को बिठा देती है। दादी, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं आसपास कहीं पर पानी और कुछ खाने के लिए भी ढूंढती हूँ। ठीक है बेटी। ज्योति पानी और खाने के तलाश में निकल जाती है। कुछ दूरी पर उसे
एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें केवल 2 फल लगे होते हैं। ज्योति उन फलों को तोड़ती है और जैसे ही वह उन्हें लेकर जाने लगती है, उसे वहां पर एक और बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। ज्योति उसे देखकर, दादी माँ, आप यहाँ कैसे बैठी हैं? किस्मत की मारी हूँ बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। ज्योति उनमें से एक फल उस बूढ़ी औरत को दे देती है और दूसरा अपनी दादी के लिए रख लेती है। दादी माँ, आप ये फल खा लीजिए, मैं चलती हूँ। मेरी दादी भी यहाँ कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठी है जो बहुत भूखी और प्यासी है। ये दूसरा फल मैं उनके लिए ले जाती हूँ। बूढ़ी औरत फल खा लेती है। फल खाने के बाद, बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का फल दिया और खुद भूखी रही। उस फल के बदले मैं तुम्हें ये गुठली दे रही हूँ। तुम उस गुठली को बो देना। उसके बाद तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। जाओ बेटी। ज्योति अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें भी फल खाने को देती है। फिर वह अपनी दादी को उस बूढ़ी औरत की सारी बात बताती है। ज्योति और दादी उस गुठली को वहीं उस जंगल में बो देती हैं और रात को वो दोनों उसी पेड़ के नीचे सो जाती हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह गुठली जो उन्होंने बोई थी, वहां पर एक पेड़ उगाया है और उस पेड़ पर सोने के फल लगे हुए हैं। ज्योति और कुसुमलता यह देखकर बहुत खुश होती हैं। दादी, ये तो जादुई पेड़ है। उन बूढ़ी दादी ने मुझसे यही कहा था कि तुम आज के बाद कभी भूखी नहीं रहोगी। दादी, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ज्योति ने उस जादुई पेड़ से कुछ फल तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिया। फिर उन पैसों से सबसे पहले सेठ से अपना घर वापस लिया और अच्छे से अस्पताल में अपनी दादी का इलाज कराया। अब कुसुमलता बिल्कुल ठीक हो गई थी। ज्योति को जब भी जरूरत होती वह जंगल जाती और सोने के फल तोड़ कर ले आती। अब ज्योति और कुसुमलता के पास एक अच्छा घर और बाकी की सब चीजें थी। ये सब देखकर ज्योति की चाची गांव के सभी लोगों को कुसुमलता और ज्योति के खिलाफ भड़का देती है। सभी उनके घर आते हैं। बताओ, कहां से आया है तुम्हारे पास इतना धन? तुम दोनों चोरनी हो, चोरी की है तुमने, वरना इतना बड़ा घर और बाकी सब वस्तुएं कहां से आई हैं तुम्हारे पास? सच सच बताओ, वरना हम तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। लोगों के ज्यादा पूछने पर वे दोनों सारा सच बता देती हैं और उन सबको उस पेड़ के पास ले जाती हैं। सोने के फल देने वाले पेड़ को देखकर सब चौंक जाते हैं और फल तोड़ने के लिए पेड़ पर झपटते हैं, परंतु कोई भी उस पेड़ से फल नहीं तोड़ पाता। तभी एक देवी वहां प्रकट होती है। सभी देखकर डर जाते हैं। देवी बोलती है, इस पेड़ से फल केवल ज्योति ही तोड़ सकती है। तुम जैसे लालची लोग इन फलों को हाथ भी नहीं लगा सकते। ज्योति ने खुद को भूखा रखकर वह फल मुझे खाने को दिया था, जिसके बदले में मैंने उसे उस फल की गुठली दी थी। उस गुठली को बोने से यह पेड़ उगा है, तो इसके फलों पर भी ज्योति का ही हक है। ज्योति बेटी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ज्योति देवी को धन्यवाद करती है
और देवी गायब हो जाती है। फिर सभी लोग अपना मुंह लेकर वहां से चले आते हैं और फिर ज्योति और दादी खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।